गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th क्लास के सोशोलॉजी के इस पीरियड में लेसन नंबर 6 भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन में आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग 3 पार्ट पढ़ चुके हैं और भूमंडलीकरण और के विभिन्न आयामों पर बात कर रहे थे। पिछले टर्न पर हमने कुछ आयाम चर्चा की थी। आज हम उसी चर्चा को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार हम आपको दोहरा देते हैं कि हमने कौन कौन से आयामों पर आपको समझाया था पिछले टर्न पर। भूमंडलीकरण के विभिन्न आयामों में पहला हमने किया था, पहला आयाम आपको बताया था उदारीकरण की आर्थिक नीति पर बात की थी। दूसरा हमने पार राष्ट्रीय निगम पर बात की थी। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था पर बात की थी। चौथा आयाम हमने आपको भार रहित अर्थव्यवस्था या ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था पर आपको समझाया था। और फिर हमने आपको वित्त का भूमंडलीकरण जो अगला आयाम था उस पर हमने आपको समझाने की कोशिश की थी। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम भूमंडलीकरण और श्रम पर आपसे बात करेंगे। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और फिर सुनने के बाद जो पूरा लेक्चर जब पूरा हो जाता है तो उस लेक्चर के हिसाब से आप अपना एक नोट अपनी कॉपी में तैयार करेंगे। भूमंडलीकरण के विभिन्न आयाम जितना हमने पिछले टर्न पर समझाया था वो पिछले टर्न पर आपने लेक्चर बनाया होगा। अब जो हम आज समझाने वाले हैं उसको आप आज एक लेक्चर के रूप में तैयार करेंगे, एक नोट के रूप में तैयार करेंगे और भूमंडलीकरण के विभिन्न आयामों में ही आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। तो भूमंडलीकरण और श्रम, एक नया अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन उभर आया है जिसमें तीसरी दुनिया के शहरों में अधिकाधिक नियमित निर्माण, उत्पादन और रोजगार किया जाता है। जैसे 1980 के दशक में उत्पादन को थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैला दिया गया। तदुपरांत 1990 के दशक में हम भारत के नाइके के जूतों का उत्पादन कर रहे हैं, किंतु यदि और कहीं मजदूरी अधिक सस्ती होगी तो उत्पादन केंद्र वहाँ खोल दिए जाएंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे उद्योग जो भारत के उत्पाद हैं उनको छोटे छोटे कंट्रीज में खोल दिया गया है, जैसे इंडोनेशिया है, थाईलैंड है और जो है इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, नेपाल है। इन कंट्रीज़ में अगर हम किसी उद्योगों को लगाते हैं तो वहाँ पर हमें श्रम सस्ते में मिल जाता है, यानी कि वहाँ मजदूरी कम है। तो जिन देशों में मजदूरी कम है वहाँ पर उद्योगों को लगाने से हमें या कंपनी को एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है ना। और जिस हम पिछड़े देश में या कमज़ोर देश में हम उद्योग लगाते हैं तो वहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिल जाता है क्योंकि वहाँ पर भारत के मुकाबले रुपया सस्ता है, रुपया जो है वो महंगा है, रुपए की कीमत ज़्यादा है। इसलिए हमारे देश के उद्योगपति दूसरे छोटे छोटे देशों में उद्योगों को इस्टेब्लिश करते हैं, कम पैसे में उद्योग लग जाते हैं और कम मजदूरी में हमें ज़्यादा लेबर मिल जाती है। इसलिए जो इसके पीछे की जो सोच है भूमंडलीकरण के पीछे, भूमंडलीकरण में जो श्रम के पीछे जो सोच है या उद्योगों को छोटे छोटे कंट्रीज में इस्टेब्लिश करने का जो फार्मूला है उसके पीछे जो सोच है इंडस्ट्रियलिस्ट की, वो यही है कि उन देशों में एक तो हमारा कम पैसे में कम पूंजी में उद्योग इस्टेब्लिश हो जाता है। दूसरा ये कि वहाँ पर हमें सस्ते में मजदूर मिल जाते हैं। जैसे नेपाल में ले लीजिए, पाकिस्तान में ले लीजिए। पाकिस्तान तो हमारा कोई भी उद्योग नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, फिनलैंड है, इन छोटे छोटे कंट्रीज़ में हमारे बहुत सारे अब इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पर जाकर उद्योग लगा रहे हैं या लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन कंट्रीज़ में हमारा रुपया उनके पैसे के मुकाबले, उनके रुपए के मुकाबले उसकी कीमत ज़्यादा है, तो हम कम पैसे में वहाँ पर उद्योग इस्टेब्लिश कर ले रहे हैं। इसके पीछे एक तो सोच हमारी ये है। दूसरा, हमें कम पैसे में हमें अधिक लेबर मिल जा रही है, यानी कि कम पैसे में हमारा अधिक काम हो जा रहा है या हम कम पैसे से अधिक श्रम खरीद ले रहे हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको अधिक फ़ायदा हो रहा है, यानी कि उसको मोटा मुनाफा हो रहा है। और उन छोटे शहरों का फ़ायदा क्या है? उन छोटे शहरों का फ़ायदा ये है कि उनके वहाँ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पर इंडस्ट्री लगा रहे हैं और इंडस्ट्री लगाने से उनके देश के लोगों को रोज़गार मिल रहा है। जैसे हमारे देश में हम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका है, रशिया है, चाइना है या यूनाइटेड स्टेट्स हैं, तो हम उनको अपने देश में उद्योग लगाने के लिए, वहाँ के उद्योगपतियों को हम भारत में उद्योग लगाने के लिए क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे रुपए के मुकाबले उनका डॉलर कई गुना ज़्यादा महंगा है।
है ना। जब वे पूंजीपति, वे विदेशी कंपनियां हमारे देश में आएंगी, और आएंगी इसलिए क्योंकि उनको चार में कि यहाँ पर कम पैसे में उद्योग लग जाएगा उनका, उनके डॉलर के मुकाबले उनके $1 में वो काफ़ी उनको श्रम मिल जाएगा हिंदुस्तान में। तो जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान की का जो पॉलिसी है इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने में, वैसे ही हिंदुस्तान की अपने से छोटे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको लेकर है कि जो अप्रोच हमसे डेवलप कंट्रीज हमारे देश के प्रति रखते हैं, वही हम अपने से कमज़ोर देशों के प्रति रखते हैं कि भाई हमारे को भी अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है। और वो अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे होगी? जो हमारी कमज़ोर कंट्रीज़ हैं, जो हमसे छोटे देश हैं, जो अभी बहुत हमसे पीछे हैं टेक्नोलॉजी में या इंडस्ट्रियलाइजेशन में, उनको हम उनके देशों में जाके हम इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और वहाँ पर कम पैसे में इंडस्ट्री लग जा रही है, कम पैसे में हमें ज़्यादा लेबर मिल जा रही है, जिससे उद्योगपति को ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। तो इस तरह से, और साथ साथ क्या हो रहा है, हमें एक देश के लोगों को दूसरे देश के लोगों को जानने, पहचानने और उनकी संस्कृति को समझने का अवसर भी मिल रहा है। बहुत सारे हमारे देश के लोग जो दूसरे देश में उद्योग में लगे हुए हैं या वहाँ पर फैक्ट्री में काम करते हैं, वो वहाँ रहकर वो वहाँ की बहुत सारी सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ों को, मूल्यों को सीख जाते हैं। न केवल सीख जाते हैं बल्कि उसका असर उनके व्यक्तित्व में हमें देखने को, उनके आचार विचार व्यवहार में देखने को मिलता है। अगर हम 1 महीने हम अमेरिका में रहते हैं, 1 महीने हम चाइना में रहते हैं, 1 महीने हम नेपाल में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है हम नेपाली भाषा सीख जाएंगे, हम चाइनीज़ सीख जाएंगे, हम अमेरिकन भाषा सीख जाएंगे, है ना। तो ये वहाँ की संस्कृति का प्रभाव होता है। एक उद्योग के साथ साथ क्या हो रहा है, हमारा सामाजिक परिवर्तन भी हो रहा है। तो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में क्या है, क्या आज से समझ गए आप लोग कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो कमज़ोर देशों में जाकर अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और वहाँ पर कम पैसे में इंडस्ट्री खड़ी हो जा रही है, कम पैसे में ज़्यादा लेबर मिल जा रही है, जिससे वो ज़्यादा बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं, है ना। पूरे विश्व में उसका जो है वो निर्यात कर रहे हैं, और उनकी जो आयात निर्यात की प्रक्रिया है वो आगे कंटिन्यू कर रही है, और उससे वो विदेशी पूंजी कमा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, एक मोटा मुनाफा हो रहा है। उस मुनाफे का फ़ायदा उस लेबर को भी हो रहा है, उस देश को भी हो रहा है जिस देश में वो उद्योग लगाए। जाहिर सी बात है, हमारे देश में कोई उद्योग लगाएगा, अमेरिका, चाइना है, रशिया, तो उसका हमारे देश के लोग को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले तो हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा उसमें, है ना। और रोज़गार मिलने से क्या होगा, हमारे देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, उनका आर्थिक सामाजिक लेवल बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो सामाजिक स्तर है वो हमारे अर्थ पर निर्भर करता है, हमारी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, और आर्थिक स्थिति उद्योग पर निर्भर करती है, और उद्योग भूमंडलीकरण पर या उपनिवेशवाद पर निर्भर करता है। समझ में आ गई बच्चों? ठीक। अब हम आगे बात करते हैं भूमंडलीकरण और रोज़गार। ये बात भी श्रम से जुड़ी हुई है, इसको अलग अलग ऐसे समझ सकते हैं, उसी में जोड़ लिया जाए कि भाई एक तो डेवलप कंट्रीज अनडेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाके इंडस्ट्री लगाते हैं, वहाँ जाकर क्या होता है कि जो वहाँ पर बेरोज़गार लोग हैं, जो शिक्षित बेरोज़गार लोग हैं, पढ़े लिखे काबिल लोग, उनको रोज़गार मिल जाता है ना। तो इस भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में जब एक विकसित देश अविकसित या विकासशील राष्ट्र में जाकर उद्योग लगाता है, तो वहाँ पर रोज़गार की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। एक उद्योग के इस्टेब्लिश होने से तमाम हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है। अगर इसी तरह से 1, 2, 4, 5 की इंडस्ट्री अगर हर देश में ऐसे डेवलप कंट्रीज इस्टेब्लिश कर दें, तो हर देश के जो बेरोज़गार लोग हैं उन्हें रोज़गार भी मिल जाएगा। आपके आसपास कोई फैक्ट्री नहीं है, अभी मान लीजिए कि आपके मिर्ज़ापुर में और इधर बबिया के बीच में कई सोयाबीन फैक्ट्री हैं, सोया फैक्ट्री है, तो वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं मिर्ज़ापुर के, बबिया के या बारी नगला के या बुखारा के, वहाँ के बहुत सारे पुरुषों को और महिलाओं को उसमें क्या मिला हुआ है, रोज़गार मिला हुआ है। तो इस तरह से जब कोई इंडस्ट्री लगती है किसी भी देश में लगेगी, ये तो छोटी छोटी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, आप इसी को बड़े पैमाने पर आप समझ सकते हैं कि कोई भी बड़ी फैक्ट्री यदि मान लो कोई अमेरिका ने कोई फैक्ट्री बरेली में लगाई, अमेरिका कोई फैक्ट्री यहाँ लगाता है, तो उससे क्या होगा, जहाँ भी फैक्ट्री लगेगी वहाँ के स्थानीय लोगों को उसमें रोज़गार मिलेगा। जो भी पढ़े लिखे शिक्षित काबिल लोग होंगे, जिनमें वो दक्षताएँ होंगी, उन्हें वो अपने यहाँ रोज़गार देंगे तो उन्हें पूंजी, उनके पास अर्थ की व्यवस्था होगी, और जब अर्थ आएगा तो उनका सामाजिक सांस्कृतिक स्तर भी सुधरेगा। और जब हम विदेशी कंपनी में काम करेंगे तो जो तमाम जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जो फैक्ट्री का जो
ट्रांसपोर्टेशन है या जो मार्केटिंग है, वो मार्केटिंग से क्या होगा, हम एक देश के लोग दूसरे देशों के संपर्क में आएंगे। उससे क्या होगा, उससे हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जो हमारा पहलू है जीवन का, उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ठीक है, तो रोज़गार का वृद्धिकरण हो रहा है, रोज़गार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। कैसे बढ़ रही हैं, भूमंडलीकरण के कारण। ठीक है, तीसरा है भूमंडलीकरण और राजनीतिक परिवर्तन। भूमंडलीकरण से एक बहुत बड़ा बदलाव राजनीतिक रूप में भी आया है कि विदेशों में हमने जो को अगर हम राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में जानें तो ये एक राजनीतिक घटनाक्रम भी घटित हो रहा है, और वह है राजनीतिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय रचनातंत्र। भूमंडलीकरण और राजनीतिक परिवर्तन कैसे होता है, अभी आप लेटेस्ट बहुत रिसेंटली आपने देखा कि चाइना ने आपके इंडियन बॉर्डर में घुस के, भारतीय सीमा में घुस के, उन्होंने हमारे क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित करने के नज़रिए से वो हम अपने क्षेत्र के विस्तार को मद्देनज़र रखते हुए हमारे भारतीय सीमाओं में घुस आए, जिसकी हमारी फ़ौज ने, हमारे देश ने उस पर आपत्ति की। और उस आपत्ति में हमारे देश ने क्या किया, एक राजनीतिक दबाव चाइना पे बनाया, और अमेरिका, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे बड़े देशों को साथ में लेकर, सऊदी अरब जैसे देशों को साथ में लेकर चाइना को एक प्रेशर बनाया, पॉलिटिकल प्रेशर बनाया। और उस पॉलिटिकल प्रेशर का फ़ायदा क्या हुआ कि चाइना को पीछे हटना पड़ा। ऐसे ही पाकिस्तान, आए दिन पाकिस्तान जो है वो हमारे देश के में अराजकता फैलाने की कोशिश करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है। तो वहाँ पर भी अगर पाकिस्तान पर भी अगर लगाम कसी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभावों की वजह से, जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, उस फॉरेन पॉलिसी के रहते हमने क्या किया, अपने उन जो हमारे राजनीतिक जो बदलाव आए हैं, आज हमने उन राजनीतिक संबंधों को हमने अपने देश की सुरक्षा के लिए भी हमने इस्तेमाल करना सीख लिया है। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी है, ये एक पॉलिसी मैटर है ना, कि जिस काम को हम अकेले नहीं कर सकते, उस काम के लिए हम क्या करते हैं, एक टीम के रूप में करते हैं, है ना। जैसे एक आम पेड़ तोड़ने जाएं, आप अकेले एक आम को तोड़ें, आप गिट्टी मारेंगे, डंडा मारेंगे, आम नहीं टूटेगा। लेकिन अगर 7-8 बच्चे एक साथ जाएं और एक के ऊपर एक रख करके मीनार बना लें, तो किसी भी ऊंचे से ऊंचे आम को जरा सी देर में तोड़ सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर है कि जब हम एक देश के प्रति, जब कोई भी देश किसी पर के साथ जाति करता है, तो वो देश उसका विरोध करता है। तो विरोध करने में सीधे सीधे टकराने की संभावना रहती है, और जब हम दूसरे देशों को पॉलिटिकली उसमें जोड़ते हैं, तो टकराव यानी कि युद्ध की संभावना कम हो जाती है और समझौते की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे आपने घर में, मोहल्ले में भी देखा होगा कि आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो जब तक आप फेस टू फेस लड़ते हैं तो लड़ाई भयानक होती है, भयावह होती है। और जब उसमें पड़ोस के लोग मिल जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर वो आपसी समझौता कराते हैं, तो वो मसला निबट जाता है। तो यही बात यहाँ पर भी समझने की है कि जो हमारा भूमंडलीकरण है, जो आज हमारे देश के संसाधनों ने या उपनिवेशवाद ने जो भूमंडलीकरण को बढ़ाया है, भूमंडलीकरण के भाव को बढ़ाया है, आज हम एक देश से दूसरे देश में दिन में 2 चक्कर लगा सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा जो भूमंडलीकरण तो हुआ ही हुआ है, साथ साथ हमारा राजनीतिक जो प्रभाव है वो भी बढ़ा है, और वह प्रभाव चाइना ने महसूस किया है। चाइना बैकफुट पर आया है, और हमारे देश की सीमाओं को, हमारे देश की उनको पीछे हटना पड़ा है हमारे बॉर्डर से, और लगातार हमारा दबाव, जो हमारा पॉलिटिकल प्रेशर है, वो चाइना पर बनाया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वह लगातार इस पर काम कर रही है, और राजनीतिक कई देशों के साथ मिलकर, है ना, कई देशों को ये चाइना की मक्कारियाँ बताकर हम चाइना पर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे चाइना पर एक दबाव बन रहा है, और चाइना बैकफुट पर आ गया। तो जो काम हम फेस टू फेस नहीं कर सकते, वह हम भूमंडलीकरण और राजनीतिक परिवर्तन की बदौलत कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव यही आया है कि हम किन्हीं भी मुद्दों पर, जैसे मान लीजिए कोविड-19 की समस्या है, कोविड-19 चाइना में फैला, फिर अमेरिका में, रशिया में, चीन में, ईरान में, इटली में, इन सब देशों में, यूनाइटेड स्टेट्स में, हर जगह कोरोना की महामारी है। हमारे देश में भी आज ये स्थिति विकराल हो गई है। तो इसमें क्या हो रहा है, हम इस लड़ाई को, पूरा विश्व इस लड़ाई को संगठित होकर लड़ रहा है। अमेरिका, रशिया, सोवियत संघ, इंडिया, इटली,
सारी कंट्रीज़ मिलकर इसके खात्मे के लिए और इससे पब्लिक को सुरक्षित रखने के लिए हम इस जंग को लड़ रहे हैं। तो ये सब भूमंडलीकरण और राजनीतिक बदलाव का एक प्रभाव है, जिसमें आज हम सारे देश इस विषम परिस्थिति में भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और एक दूसरे देशों को इस संकट से उबरने में हम उनके साथ खड़े हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भूमंडलीकरण और संस्कृति, ये भी समझने की ज़रूरत है। आपको स्पष्ट हो जाएगा, श्रम है, रोज़गार है ना, टेक्नोलॉजी है, अर्थव्यवस्था है, वित्त है, तमाम हमने आयामों को पढ़ा है। तो ये भी हम समझ जाएंगे कि भूमंडलीकरण के साथ साथ संस्कृति भी हमारी निश्चित रूप से डेवलप होती है। जब भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में जब कोई भी दूसरा देश में जाके हम व्यापार करें या दूसरा देश हमारे देश में आके व्यापार करे, तो उनके हमारे देश में आने से हम उनकी देश की संस्कृति को, उनकी देश की भाषा को, उनके रीति रिवाजों को, उनके तौर तरीक़ों को, उनकी हम अप्रोचेस को, उनके हम सोच को भी हम स्वीकार करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने देश में भी अपने खुद स्वयं के भी और समाज के भी जो सांस्कृतिक जो पहलू है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आता है और लाने का हम प्रयास करते हैं, हम सारे समाज के लोग। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ देखकर सीखते हैं, हमें सारी बातें बताई नहीं जाती हैं, बहुत सारी बातें हमें बगैर बताए हम सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो सीखना ज़रूरी है। और बचपन से हम वो देखते चले आए हैं। जैसे लड़कियां अपनी मम्मी को खाना पकाते देखती हैं, पापा काम करते हैं तो लड़के लोग रोज़गार की तलाश में भटकते हैं, बेटियां अपनी मम्मी के साथ घर में काम में हाथ बटाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको भविष्य में आगे चलकर अपने पैरों पर खड़े होने के बाद भी कहीं ना कहीं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ये कभी आना ज़रूरी है। इसलिए बेटियों को माताएं सिखाती हैं या बेटियां अपनी माँ के साथ इंटरेस्टली उसको सीखती हैं, है ना। तो एक इससे क्या हो रहा है, आप उन चीज़ों को सीख रहे हैं। इसकी कोई लेक्चर क्लास में नहीं होती, है ना। जब तक शादी नहीं होती है, एक लड़की घर में बेटी होती है और वही लड़की जब एक अपरिचित परिवार में जाती है शादी के बाद, तो वह एक ही महीने में इतनी घुल मिल जाती है कि वो अपने मायके को भूल जाती है। तो यही भूमंडलीकरण और संस्कृति है कि हमें जिस जगह हम जाते हैं, जिस जगह हम खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, जिस जगह के लोगों के बीच हम रहते हैं, उससे हमें आत्मीयता हो ही जाती है, उससे हमें लगाव हो ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप नानी के वहाँ जाइए 15 दिन के लिए, तो आपको नानी का घर अच्छा लगने लगेगा। आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, वो चाहे शांतिकुंज में पढ़ें, चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ें, बिशप में पढ़ें, सेंट मैरी में पढ़ें, चाहे जिसमें भी पढ़ें, जैसे भी पढ़ेंगे आप, जिस स्कूल में भी हम पढ़ते हैं, भले हम 1 साल पढ़ें, उस स्कूल में हम चूँकि 1 साल पढ़े हैं, 1 साल हमने उस स्कूल में गुजारा है, तो हमें उससे लगाव हो जाता है, हमें प्यार हो जाता है, हमें श्रद्धा हो जाती है। हम जिस तरह आप लोग शांतिकुंज में पढ़ रहे हैं, तो शांतिकुंज के खिलाफ आप नहीं सुन सकते हैं, आप कोई हमारे को बुरा कहे आप नहीं सुन सकते हैं, है ना। कोई आपको बुरा कहे हम नहीं सुन सकते हैं, आपके साथ कोई रास्ते में जाती हो रही हो हम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं, आप हमारे स्कूल के विद्यार्थी हैं, आप हमारे परिवार के बच्चे हैं, इसलिए आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। जिस तरह घर में अगर किसी पारिवारिक जन को कोई दिक्कत होती है, तो सबसे ज़्यादा चिंता कौन करता है? परिवार का व्यक्ति, हमारे माता पिता, हमारे बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन करते हैं, बाहर वाला थोड़ा ना करता है, बाहर वाला तो बाद में आता है। वही बात स्कूल में लागू होती है कि अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, किसी टीचर को कोई दिक्कत है, तो उसकी हेल्प कौन करेगा? बच्चों को कोई दिक्कत है तो उनकी हेल्प कौन करेंगे? टीचर्स। तो हम सब एक परिवार की तरह है स्कूल, और उसमें हम एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव भी रखते हैं, आदर का भाव भी रखते हैं और दूरी भी बना कर रखते हैं, है ना। और डिस्टेंस के साथ हम उन रिश्तों को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिससे क्या होता है, सारे काम में इजीली होते रहते हैं। और इसी कल्चर को हम संस्कृति कहते हैं, जो हम बचपन से लेकर बड़े होने तक अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों से, अपने स्कूल में हम सीखते हैं और बड़े होने के बाद हम उसका अनुकरण करते चले जाते हैं, है ना। हम बचपन से करते आए, अपने माता पिता को, अपने बड़े भाई बहनों को देखा कि स्कूल में जाएंगे तो हमें अपनी जगह ही बैठना है। कोई भी बच्चा आँख भी बंद कर दें तो टीचर चेयर पर नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि हमने सीखा नहीं, बचपन से हमें ये सिखाया नहीं गया, है ना। तो इसलिए हमारा भूमंडलीकरण और संस्कृति ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे जैसे भूमंडलीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, वैसे वैसे या भूमंडलीकरण को आगे बढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे हमारी संस्कृति भी और डेवलप, विकसित होती चली जा रही है ना। नेक्स्ट हम इसमें जोड़ेंगे सजातीयकरण बनाम संस्कृति का भूस्थानीकरण, ग्लोबलाइजेशन, है ना। ग्लोबलाइजेशन यानी कि इस संस्कृतिकरण में क्या हो रहा है, हम रोज़गार करने के लिए गांव छोड़ के हम शहर में जा रहे हैं। गांव में तो जातिवाद, क्षेत्रवाद बहुत है कि आप अमुक जाति के हैं, आप उस जाति के हैं, आप
आप चावारी के हैं, कि आप बुखारा के हैं, कि आप कांदापुर के हैं, हम सब बटे हुए हैं। क्षेत्र के नाम पर भी बटे हुए हैं, जाति के नाम पर भी बटे हुए हैं और वर्ग के नाम पर भी बटे हुए हैं कि लेकिन अगर हम भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में देखें, हम शहर में जब चले जाएंगे, किसी इंडस्ट्री में हम काम करने चले जाएंगे, तो उस इंडस्ट्री में अलग अलग क्षेत्रों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। और हम क्या करते हैं, आप देख रहे होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में एक साउथ इंडियन है, एक पंजाबी है, एक बंगाली है, गुजराती है, मतलब आपको सब कैटेगरी आपको वहाँ मिल रही है। और वो सब के बीच कितना आपसी कॉपरेशन है, कितना डिवोटी है एक दूसरे के प्रति, इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और ये कैसे होता है, भूमंडलीकरण के जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये प्रक्रिया, तो ये ग्लोबलाइजेशन होता चला जाता है। और जो हमारी जो धारणा थी, जो संकुचित धारणाएं थी, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, वो सब खत्म हो जाती है और उसमें एक व्यापकता आती चली जाती है, यानी कि हमारी जो सोच है वो बहुत व्यापक होती चली जाती है। तो भूमंडलीकरण से एक ग्लोबलाइजेशन हो रहा है कि हमारी जो संकुचित धारणा थी, जो हमारी सीमित मानसिकता थी, वो ब्रॉड हो रही है। यानी कि जो हमारी सोच का दायरा था, पहले हम इतना सोचते थे, आज हमारी सोच का कोई दायरा ही नहीं है। यानी कि हम आज बहुत व्यापक रूप में सोचते हैं। छोटी सोच हम लोग छोटी सोच नहीं रखते हैं, आज हमारी सोच बहुत व्यापक हो गई है। उस व्यापक सोच का जो कारण है, जो आधार है, वह भूमंडलीकरण ही है। इसके आगे जेंडर और संस्कृति। पहले के समय में आपने देखा कि जेंडर प्रॉब्लम बहुत ही, लड़कियों को घर से बाहर नहीं दिया जाता था, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, लड़कियों को दूर नहीं भेजा जाता था। गांव में जो स्कूल होता था तो पढ़ लेते थे 5वीं तक, अदरवाइज 5वीं तक भी नहीं लड़कियां पढ़ती थी। और उसके बाद इंटर तो सवाल ही नहीं है, और डिग्री तो भूल ही जाओ बिल्कुल। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज गाँव जो है वो भूमंडलीकरण की समझ हो गई है लोगों को, संस्कृति डेवलप हो गई है, डेवलपमेंट हो गए हैं, संसाधन पहुंच गए हैं वहाँ तक, टेक्नोलॉजी पहुंच गई है, मोबाइल हर व्यक्ति के पास है, टीवी आपके पास है, डिश एंटीना आपके साथ पास है। तो गाँव में भी आज शहर से जो उनका जो जीवन स्तर है, वो गाँव शहर से कहीं भी कम नहीं है। तो जो जेंडर प्रॉब्लम थी वो भी आज गाँव में ख़त्म हो गई है। गाँव के लोग भी आज समझ चुके हैं कि आज बेटियों का भी पढ़ना बेटों के साथ साथ बहुत ज़रूरी है, बल्कि बेटों से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बेटियों को भी पढ़ाया जाए और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लायक बनाया जाए। यानी कि जो लड़के लड़कियों में जो भेद का जो सोच थी हमारे देश में, ट्रेडिशनल सोसाइटी में, वो आज के इस सिस्टम में नहीं है। जब हम हमारे देश में ये उदारीकरण की प्रक्रिया संचालित है, लगातार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, संस्कृति डेवलप हो रही है, ऐसे में हमारे जो जेंडर प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म हो रही है। और आज हमारे देश की लड़कियां ज़मीन से लेकर आकाश तक हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर कदम से कदम मिलाकर अपनी भागीदारी सक्रियता से निभा रही हैं, एक बहादुर बेटी के रूप में, एक बहादुर माँ के रूप में, है ना, एक बहादुर नारी के रूप में। तो आज वो जो सोच थी महिलाओं के प्रति हमारे देश में, वो उसके प्रति वो आज बदल गई है। महिलाओं ने आज अपनी विद्वता से, अपनी योग्यता से, अपनी कैपेबिलिटी से आज उन सबको झुटला दिया है और उन्होंने साबित कर दिखाया है कि लड़कियां भी लड़कों से कहीं कम नहीं है और वो हर काम लड़कियां कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं, और लड़कियां बल्कि वो कर सकती हैं जो शायद लड़के नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो भूमंडलीकरण ने जेंडर और संस्कृति का जो सोच थी, जो अंतर था, उसको भी खत्म कर दिया। उपभोग की संस्कृति, उपभोग की संस्कृति को हम जाने कि वो आज हम उपभोग पर, क्योंकि जो हमारा जो भूमंडलीकरण है इसमें आज हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए, और हमारा उपभोग की जो उपभोग के प्रति जो हमारी जो अभिवृत्ति है वह व्यापक हो गई। यानी कि अगर हम 80,000 भी कमा रहे हैं, 1 लाख भी कमा रहे हैं, 2 लाख भी कमा रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए कम पड़ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे पूंजी आ रही है वैसे वैसे हमारे खर्चे ही बढ़ रहे हैं, और जब खर्चे बढ़ रहे हैं तो हम ये भूल जा रहे हैं कि हमें कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, और हमें कितना किस किस में प्लानली नहीं खर्च कर रहे, है ना। जैसे आप होम साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको जो है आपको घर का जो बजट बनाना सिखाया जाता है कि अगर घर की आमदनी 1,000 रुपये है तो आप उसको कैसे खर्च करेंगे, बजट बनाकर। हमारे देश में भी हर साल क्या होता है, फरवरी में बजट बनाया जाता है। यानी कि 1 अप्रैल से 30 मार्च तक जो हमारे देश में आर्थिक कार्य होने हैं, जो हमारे देश
कि पूंजी को लगाया जाना है देश के विकास में, उसकी हम एक कार्य योजना तैयार करते हैं। उसी तरह से घर की आमदनी को हम टारगेट करके करते हैं घर के संदर्भ में, और उसको हम इस तरह खर्च करते हैं कि हमारी सारी ज़रूरतें डे बाई डे पूरी होती चली जाती हैं। आज स्थिति यह है कि जितना भी पैसा आए घर में, आपकी जितनी भी आमदनी हो उतना कम है। क्यों? क्योंकि हम जिस तरह पैसा आता है उसी तरह उसका उपभोग भी बढ़ता चला जाता है, हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती चली जाती हैं। और हम इस उदारीकरण के दौर ने, इस संस्कृतिकरण के दौर ने और इस उपनिवेशवाद की स्थिति ने आज हमारे को दिखावटी जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया है। हमें अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा ड्राइंग रूम चाहिए, अच्छा सोफ़ा चाहिए, अच्छा बेड चाहिए, है ना, स्कूल जाने के लिए स्कूटी चाहिए, है ना, अच्छे कपड़े चाहिए, पार्टी हमें अटेंड करना है तो उसके लिए हमें होटलिंग करनी है, मतलब हम घर में नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आज हमारी अप्रोच भी बदल गई है। जब अप्रोच बदली है तो उसके लिए पैसा चाहिए, है ना, तो पूंजी चाहिए। तो पूंजी का जो उपभोग का जो कैटेगरी थी, जो स्तर था, जो पहले हम कम पैसे में काम गुजारा कर लेते थे, आज हम इतना कमा रहे हैं, पहले हम इतना कमाते थे तो उसमें बचा लेते थे, आज इतना कमा रहे हैं हम उसमें बचा इतना भी नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा उपभोग की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है, और वो किस कारण बढ़ी है? उदारीकरण और सामाजिक परिवर्तन की वजह से। ठीक है। दूसरा है निगम संस्कृति। निगम संस्कृति क्या है? कि निगम संस्कृति प्रबंधन सिद्धांत की एक ऐसी शाखा है जो किसी फर्म के सभी सदस्यों को साथ लेकर एक अद्भुत संगठनात्मक संस्कृति के निर्माण के माध्यम से उत्पादकता और प्रतियोगात्मकता को बढ़ावा देने का प्रयत्न करती है। जैसे कि आपने देखा है हमारे देश में नंबर 1 रिलायंस ग्रुप है, अंबानी ग्रुप। अंबानी ग्रुप नंबर 1 क्यों है? बताइए क्यों है? उन्होंने जो अपनी जो कंपनी है रिलायंस, जो लिमिटेड कंसर्न है, आज तमाम सारी, या टाटा लिमिटेड कंसर्न है, या और तमाम सारी कंपनियां हैं, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अपनी कंपनीज को एक निगम के रूप में डेवलप किया है। यानी कि अपनी फैक्ट्रीज में एक फैमिलियर एटमॉस्फेयर डेवलप किया है। यानी कि जितने एम्प्लॉई हैं वो उनके परिवार के सदस्य हैं, और उस परिवार के लोग अपने परिवार के हित में काम करते हैं, जिससे ये कंपनियां लगातार उत्तरोत्तर विकास कर रही हैं, है ना। जब हम और आप एक ग्रुप में, एक टीम के रूप में काम करते हैं तो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है। जैसे रिलायंस ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, अंबानी ग्रुप है, या तमाम सारे और जो हमारे देश के बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, अगर हम उनको देखें तो उनकी यही सोच उनको आगे बढ़ाती है। और उस सोच में क्या शामिल है ना, वो है निगम संस्कृति। निगम संस्कृति का मतलब है कि जैसे अंबानी ग्रुप है, अगर आज रिलायंस नंबर 1 पर है तो वो इसलिए है कि हम जो रिलायंस ग्रुप है वो अपने हर एम्प्लॉई की छोटी से छोटी परेशानी और छोटी से छोटी खुशी को शरीक करता है। और अगर हम ये भाव अगर किसी इंडस्ट्री में अपने सारे एम्प्लॉई को एक फैमिली मेम्बर की तरह अगर हम मानकर अगर हम उस फैक्ट्री को, कंपनी को चलाते हैं, तो निश्चित रूप से वो कंपनी आगे बढ़ जाएगी। और अगर हम उसमें कनिंग स्वभाव लाएंगे, अपने मजदूरों को निकालेंगे, आए दिन उनकी छटनी करेंगे, उनका आर्थिक नुकसान करेंगे, उनको पनिश करेंगे, उनकी परेशानियों में शामिल नहीं होंगे, तो कोई कंपनी, कोई भी निगम, कोई भी बिना निगम संस्कृति के कोई भी कारोबार आगे नहीं बढ़ सकता। और भूमंडलीकरण ने किसी भी उद्योग को इस्टेब्लिश करने के लिए ये संस्कृति हमें समझनी चाहिए, क्योंकि विदेश जो विकसित राष्ट्र हैं उन्होंने इसी निगम संस्कृति से ही इस स्तर तक आर्थिक रूप से तरक्की की, और वे आज विकसित राष्ट्र की कैटेगरी में हैं। और हम भी विकसित राष्ट्र बन गए हैं, लेकिन लगातार हम प्रयासरत हैं, यानी कि वे सारे प्रयास कर चुके हैं। तो वो प्रयास जो उन्होंने किया, जो आज नंबर 1 पे हैं, वो केवल निगम संस्कृति के कारण है। और हमारे देश के लोग आज अब उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको एप्लीकेशन कर रहे हैं उसका, तो उसका लाभ हमें आगे भविष्य में मिलेगा, आज भी मिल रहा है और आगे और स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, एक बृहद पैमाने में दिखाई देगा। इस तरह से आपका ये लेसन पूरा हुआ। आज इस चैप्टर को पूरा किया हमने, लेसन 6। आज ये 4 पार्ट में आपका पूरा हुआ। अब आप इसमें जो आंसर लिखेंगे वह संस्कृति पर भूमंडलीकरण के प्रभाव को स्पष्ट करेंगे, भूस्थानीकरण क्या है और क्या वह यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपनाई गई बाजार संबंधी रणनीति है। यानी कि जो लेसन के पीछे आपके जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनको आप अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में तैयार करेंगे। भूमंडलीकरण के विभिन्न आयामों को आप लिखेंगे बिंदुवार। अगर क्वेश्चन और आपके पास बुक नहीं भी है तो आप बुक खरीद लीजिए। और इस NCERT किताब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेसन नंबर 6
आज पूरा हुआ उदारीकरण और सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर मैं मंडे को नेक्स्ट लेसन शुरू करूँगा, जनसंपर्क साधन और जनसंचार। तो आप सब लोग बुक ले लीजिए जिनके पास नहीं है, और जो पुरानी ले सकते हैं वे पुरानी ले लें। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप नया बुक लीजिए, और सब बच्चे अपने घर में मन से पूरे मनोयोग से पढ़िए, क्योंकि 10th और 12th के रजिस्ट्रेशन और जो बोर्ड फॉर्म का काम चल रहा है, यानी कि बोर्ड की प्रक्रिया में कोई भी जो है वो लापरवाही नहीं हो रही है। सारी बोर्ड अपना सारा काम टाइमली कर रहा है, यानी कि आपके हाफिली और एनुअल परीक्षाएं भी टाइम से होंगी। इसलिए सारे बच्चे रेगुलरली अपना काम करें, रोज़ का रोज़ याद करें, किसी भी काम को पेंडिंग न छोड़ें। इससे क्या होगा, आपका घर में रहकर ही आप अपने स्टडी में पिछड़ेंगे नहीं, अपने क्लास में पिछड़ेंगे नहीं। केवल 3 बातों का ख्याल रखना है, जो मैं आपको हर पीरियड में कहता हूँ, आपको मैं फिर दोहराऊँगा। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, अधिक से अधिक बार साबुन से हाथ धोना है ना, या अपने हाथों को अधिक से अधिक सैनिटाइज़ करना है। सैनिटाइज़ करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सैनिटाइजर से आपको जो है वो स्किन जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है। और मैं कहूँगा कि साबुन से आप अधिक से अधिक हाथ धोइए, और कम से कम 2 मिनट आप अच्छे से अपने हाथों को ऐसे और उंगलियों के बीच और इस तरह से रगड़ के इसको 2 मिनट आप इसको अच्छे से करके पूरे हाथ को, बल्कि यहाँ तक आपको हाथ को ले लीजिए, साबुन से धोइए। 2 मिनट तक अपने हाथों को अधिक से अधिक बार हाथ घर में धोइए। घर से बाहर बिल्कुल मत जाइए, और ना ही अपने घर के सदस्यों को जाने दीजिए। और अधिक से अधिक आप अपने घर में भी रहते हैं तो घर से बाहर निकलने पर मास्क ज़रूर लगाइए। घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप इन सब बातों को फॉलो करेंगे तो न केवल आप सेफ रहेंगे कोरोना संक्रमण से, आपके माता पिता भी अवश्य रहेंगे। समझ गए बच्चों? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट रन पर आपसे लेसन नंबर 7 पर बात करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस लेसन पर अपने क्वेश्चन, अपना नोट्स, लेक्चर तैयार करेंगे। मैं नेक्स्ट रन पर